अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से हो गए। आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे मैसेज करके प्लीज़ बता देते। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, अरसलान है और उमेर है हमारे साथ। मुझे बस 2 मिनट दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस क्विकली स्टार्ट। 1 मिनट में तुम लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन लीजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलो, दैट्स गुड। बस मुझे 1 मिनट दे दो तुम लोग। मैं रेलेवेंट जो तुम्हारा एरिया है ना, वो खोल लूँ। अच्छा सर, चूंकि आज हमारे पास जो है कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा जो है मैं क्विकली रिवाइज करता हुआ चलूंगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर सर। जो है सबसे पहले आप कोर्स आउटलाइन वगैरह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूंगा, ठीक है। मगर आज की क्लास में जो है हम थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। कोर्स आउटलाइन जो है एट द एंड ऑफ द क्लास या फिर जो है नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है तो दे हैव गॉट अ फेयरर आइडिया कि मैं ऑब्वियसली हमेशा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट वाले एरिया की तरफ जो है फोकस कर रहा होता हूँ।
तो सर उसी सोच के साथ जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एरिया स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम कहीं हो, मैं तुम लोगों को जो है, अल्लाह का शुक्र है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जब भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा होता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि 60 to 70% मोर और लेस वही आ रहा होता है। ठीक है, तो जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है या कोई जो है मैजिक है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। अल्लाह का शुक्र है वो प्रिडिक्शन जो है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो अल्लाह का शुक्र है वही टॉपिक जो है मोरलेस जो है वो एग्जामिनर पूछ रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी हमारी फ्रेटर्निटी का है। ऐसा कतई नहीं है कि हमें पेपर पता होता है या कुछ ऐसा है। अच्छा देखो, एक और चीज़ बाज़ बच्चों के दिमाग में आ रही होती है कि सर जो है, हाँ, आप हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, हम वही कर लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कोर्स सारा का सारा कंप्लीट करना है, बट वी विल हैव टू प्रायोरिटाइज। हैविंग सेड दैट, हम लोग जो है अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद द नेम IFRS 9। IFRS 9 जो है, ये तुम अभी से कहीं लिख लो, ये 8 मार्क्स का आता ही आता है इस दफा। ठीक है ना, और ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। सर IFRS 9 इट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, मुझे जल्दी से बच्चों मैसेज करके कंफर्म कर दोगे, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? जल्दी से मैसेज करके बता देंगे। ये सामने मैंने वन नोट खोला हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से मुझे मैसेज करके बता देंगे प्लीज। चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा देखो यार, IFRS 9 जो है इट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज, पहले तो हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या। ठीक है ना, बाकी आगे बाद में बात होगी। देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सही है ना? अब आई एम श्योर आप लोग सबको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। सही है ना, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, जो बचपन में मर्केंटाइल लॉ में तुम लोग पढ़ के आए हो। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे, यानी अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ IFRS 9 का जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। अभी अपने दिमाग में चीजों को बिठाओ, एक एक चीज को लॉजिकली रेशनल रेशनल के साथ जो है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को इधर तक क्लियर है। अच्छा, एक तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, बल्कि एक मिनट मेरे साथ लाइन पर ही रहो आप लोग। अच्छा बच्चों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। अब सर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने दो टर्म्स बताई हैं, फाइनेंशियल एसेट। हमने एसेट तो पढ़ा था, करंट और नॉन करंट पढ़ा था, ये फाइनेंशियल एसेट जो है ये क्या चीज होती है ये हमें नहीं पता। इसी तरीके से इक्विटी तो हमने पढ़ी थी, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या चीज है ये हमने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो टेंशन नहीं लो, अभी मैं तुम लोगों से एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये तुम लोगों से व्हाट्सएप पे भी ये मैं सारी की सारी चीजें शेयर कर दूंगा। नो नीड टू वरी। सर मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों से ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तुम लोगों को शो हो रही है या नहीं हो रही? ये जो नोट्स मैंने अभी दिखाए हैं ये तुम लोगों को नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कोई मुझे बताएगा प्लीज, जिसमें फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन दी हुई नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई मुझे प्लीज कंफर्म कर देगा। चलो, अच्छी बात है। सर पहले हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या। सही है। अब हम बात करते हैं कि सर फाइनेंशियल एसेट क्या चीज है। आपने बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। अब सर फाइनेंशियल एसेट है क्या? देखो याद रखो, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट होता है तो कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होता होगा। तो सर फाइनेंशियल एसेट याद रखो, कोई भी कैश अगर है आपके पास, कैश है तो इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो भी आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है।
फॉर एग्जाम्पल अरसलान के पास एबीसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो अरसलान के लिए वो जो शेयर्स हैं वो अरसलान के लिए फाइनेंशियल एसेट्स हैं। सही है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। सर अगर तो लेट से आपका राइट है कॉन्ट्रेक्चुअल कि आपको किसी से कैश रिसीव करना है या कोई और फाइनेंशियल एसेट रिसीव करना है, ठीक है, तो ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। सर एग्जांपल दें, एग्जांपल के जरिए बताएं। दे रहा हूँ। बच्चों मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं एक अर्जेंट कॉल आई है, मैं कॉल पिक करके जो है ना तुम लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मेरे साथ ही रहो, 2 मिनट में मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि सर फाइनेंशियल एसेट क्या चीज होता है। फाइनेंशियल एसेट जो है या तो कैश होगा या कोई और कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, या फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जाम्पल अरसलान ने मुझे कोई सर्विसेज दी, अरसलान के परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, चलो मेरे परस्पेक्टिव से सोच लो, अरसलान ने हसन मारफानी को जो है कोई सर्विसेज दी उधार पे। सही है। अब जाहिर सी बात है कि अरसलान ने मुझे पैसे देने। अब मुझे बताओ, अरसलान और मेरे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यार अरसलान मुझे, मैं अरसलान को सर्विसेज दूंगा और अरसलान उसके अगेंस्ट मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। सही है। तो एक्चुअली आई हैव गॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। तो इसको आसान सी जबान में जो तुम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल।
तो तुम्हारा जो भी अकाउंट रिसीवेबल है वो तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। चले सर, हमें ये तो समझ में आ गया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश का मतलब ये है अकाउंट रिसीवेबल। हमें सर ये चीज समझ में आ गई, अकाउंट रिसीवेबल। इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। तुम इसकी एग्जांपल लो कि लेट्स से मैंने अरसलान को कोई सर्विसेज दी, सही है ना, और अरसलान ने बोला हसन मारफानी साहब 1 महीने बाद मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको एबीसी कंपनी के शेयर्स दूंगा। तो अब अरसलान ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे एबीसी कंपनी के शेयर्स देगा, तो मेरे लिए इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव नॉट कैश बट एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। तो अगर तो मुझे मेरा राइट है कि मुझे कैश के अलावा कोई और फाइनेंशियल एसेट मिले या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिले, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चों? अच्छा, तो हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में कैश आता है, अगर कोई और कंपनी के शेयर्स हैं तो वो आते हैं, या अगर मेरा राइट है टू रिसीव कैश या कोई और फाइनेंशियल एसेट तो वो भी फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आता है। अच्छा, चौथी चीज, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है मगर मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, डेरिवेटिव एसेट। सर डेरिवेटिव एसेट क्या होता है? सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे कोर्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आई एम श्योर तुम लोगों को ये चीज पता होगी, फ्यूचर्स या फॉरवर्ड्स, फ्यूचर या फॉरवर्ड का नाम सुना है? फ्यूचर, फॉरवर्ड या स्वैप्स का नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? किसी ने सुना है फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स? किसी बच्चे ने नाम सुना है? किसी बच्चे ने नाम सुना है फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स का? किसी ने नाम सुना है फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैप्स का? नेपाल तो नहीं चले गए तुम लोग? अच्छा, मैं बता देता हूँ देखो यार, दो किस्म की मार्केट्स होती हैं, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। दो किस्म की मार्केट्स जो है ना इस दुनिया में प्रिवेल कर रही है, एक होती है रेडी मार्केट और एक होती है फ्यूचर मार्केट। अच्छा, रेडी मार्केट के अंदर है ना, तुम्हें आज ही जो है, मैं बता देता हूँ देखो, रेडी मार्केट के अंदर है ना, तुम्हें आज ही तुम पैसे दोगे आज ही डिलीवरी मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ तुम्हें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, डेरिवेटिव एसेट का, सिर्फ तुम्हारी तिश्नगी को दूर करने के लिए कि तुम्हें पता हो, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। दो किस्म की मार्केट होती है, एक रेडी मार्केट होती है और एक फ्यूचर मार्केट होती है। रेडी मार्केट के अंदर तुम जब सौदा करते हो ना, पेमेंट करते हो, तुम्हें डिलीवरी फौरन मिल जाती है। और फ्यूचर मार्केट के अंदर तुम्हें डिलीवरी मिलती है एक सर्टेन पीरियड के बाद से, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। सही है ना? सर अच्छा, फ्यूचर मार्केट के अंदर बंदा क्यों डील करता है? अब लेट से ये मदिया हमारे साथ है, सही है। अब मदिया को ऐसा लगता था पेट्रोल की प्राइस जो है 1 महीने बाद बढ़ जाएगी। आज से पेट्रोल अभी चल रहा है 150 रुपए का। मदिया को ऐसा लगता है कि यार 1 महीने बाद पेट्रोल की प्राइस जो होगी वो शायद जो है 170 रुपया हो जाएगी। 170 रुपया हो जाएगी। अब मदिया क्या करती है? मदिया बोलती है कि अगर आज की तारीख में ही जो है, मैं एक महीने बाद का मैं 1 महीने बाद का जो है, क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, कि मैं 1 महीने बाद के रेट पर ये बुक कर लूं पेट्रोल, तो होगा ये कि मदिया जो है वो आज 170 के अंदर 1 महीने बाद जो है इसको खरीदेगी। इस पेट्रोल को 170 लॉक हो गया। मदिया ने फ्यूचर में जो है 170 रुपए में जो है पेट्रोल खरीद लिया। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये 170 का पेट्रोल 170 की जगह 180 का हो जाए। तो जल्दी से बताओ, 1 महीने बाद जब मदिया खरीदेगी तो मदिया को कितने का फायदा होगा? जल्दी से बताओ। मदिया जब जाएगी 1 महीने बाद तो मदिया को तो 170 में पेट्रोल पड़ेगा क्योंकि उसने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मगर उस वक्त अगर प्राइस चल रही है से 180 रुपया, तो बताओ मदिया को कितने का फायदा होगा? अगर भाई मदिया ने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी से कि 170 में तेल चल मैं खरीदूंगी, मगर आज प्राइस चल रही है 180, 1 महीने बाद जब आया तो पता चला 180 की प्राइस चल रही है, तो इफेक्टिवली मदीहा को एक 10 रुपए का फायदा हुआ है, गेन। तो ये जो 10 रुपए का गेन है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव एसेट। सही है ना? कि मदीहा को फ्यूचर में कोई चीज बाय करने पर फायदा हो गया। ये मैं सिर्फ तुम्हें आम इंसान की जबान में समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अच्छा सर, अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा? वो कहलाती है डेरिवेटिव लायबिलिटी। अगर लेट से मदिया ने सोचा था कि यार मैं 1 महीने बाद 170 में खरीदूंगी, 1 महीने बाद प्राइस हो गई है 160, तो मदिया को तो 170 में ही मिलेगा। मगर मदिया अगर मार्केट से लेती तो इसको 160 में मिलता।
तो ये 10 रुपए का लॉस होता है। तो लॉस के केस में कहलाता है डेरिवेटिव लायबिलिटी, और गेन के केस में कहलाता है डेरिवेटिव एसेट। तो सर हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि सर एसेट, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। सर फाइनेंशियल एसेट के अंदर तीन बातें होती हैं, या तो कैश होगा, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा कोई और एंटिटी का, या आपका राइट हो टू रिसीव कैश, या कोई और फाइनेंशियल एसेट। और एक डेरिवेटिव एसेट भी होता है, मगर ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी और कंपनी के हैं तो वो तो फाइनेंशियल एसेट होता है। व्हाट इफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी कंपनी के, फॉर एग्जांपल मारफानी कंपनी के पास मारफानी एंड कंपनी के इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर्स है, तो क्या वो फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा मारफानी एंड कंपनी के लिए? जल्दी से बताओ। मारफानी एंड कंपनी के पास मारफानी एंड कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या वो फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा? मारफानी एंड कंपनी के पास मारफानी एंड कंपनी के ही शेयर्स है, तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा मारफानी एंड कंपनी के लिए? नो सर। याद रखो, फाइनेंशियल एसेट उस वक्त होता है जब किसी और कंपनी के शेयर्स आपके पास हो। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स आपकी कंपनी के पास हैं तो ये तो इक्विटी है ना, ये तो शेयर कैपिटल है। समझ रहे हो? तो किसी बच्चे को फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में कोई मसला, अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े आ रहे हैं मुझसे बात करो। सर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े हैं मुझसे बात करो फाइनेंशियल एसेट के हवाले से, या फिर हम आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? आगे बढ़ सकते हैं? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं सर। हमने पढ़ा है, यस शिजा सवाल करेंगे? शिजा सवाल करो। सर हमने अभी तक, जैसे हम्म, पूछो सर पूछो। मुझे ये क्लियर करना था कि जैसे आपने पॉइंट नंबर फाइनेंशियल एसेट का पॉइंट नंबर 3 कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, क्या मैं जैसे अकाउंट रिसीवेबल आपने एग्जांपल दे दी, और हाँ अदर फाइनेंशियल एसेट, सर इसमें जैसे हमने पेमेंट एडवांस कर दी, फिर सर्विस रिसीवेबल भी कुछ होता है, तो वो नहीं आएगा इसमें? नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल इसने किया है, शिजा ने बहुत अच्छा सवाल किया है। शिजा ने बोला, मैं जल्दी से अभी बता रहा हूँ। शिजा पहले तो ये अभी किसी बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया है, ये कौन है? मदिहा ने मैसेज किया, सर फाइनेंशियल अदर फाइनेंशियल एसेट रिपीट कर दें। अच्छा मदिहा, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोचो, तुमने मुझे एक सर्विस दी, मुझे कोई कुर्सी चाहिए थी, मदिहा ने मुझे चेयर बेची है उधार पे, सही है। चेयर की जो कॉस्ट है, जो चेयर की कॉस्ट है वो से है 1000 रुपीज। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अब मदिहा को मैंने बोला कि मदिहा मैं आपको आफ्टर 1 मंथ, आपको मैं 1000 के बराबर आई वुड इशू लकी सीमेंट शेयर्स। मेरे पास लकी सीमेंट के शेयर्स पड़े हुए, लकी सीमेंट शेयर्स ऑफ इक्वल वैल्यू। मैं मदिया को बोलता हूँ कि मदिया 1 महीने बाद मैं आपको कैश की जगह, चेयर के अगेंस्ट कैश की जगह मैं आपको लकी सीमेंट के शेयर्स दूंगा। मदिया जल्दी से मुझे बताओ, ये जो लकी सीमेंट के शेयर्स हैं, क्या ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है? क्या ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है? और अगर ये तुम्हें मिलते हैं तो क्या ये तुम्हारे लिए फाइनेंशियल एसेट है? यस सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लकी सीमेंट के शेयर जो है वो आपके पर्सपेक्टिव से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है किसी और कंपनी के, ऐसा ही है ना? तो लकी सीमेंट एक्चुअली फाइनेंशियल एसेट है। अब मैं मदिया को बोलता हूं कि मदिया मैं आपको इस शेयर के एवज 1 महीने बाद मैं लकी सीमेंट के शेयर दूंगा, मतलब कोई और फाइनेंशियल एसेट दूंगा, कैश नहीं दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मदीहा को ये जो आज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि उसे 1 महीने बाद लकी सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे, कैश नहीं लकी सीमेंट के शेयर्स मिलेंगे, तो क्या ये मदीहा के लिए फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? तो बाय वर्च्यू ऑफ पॉइंट नंबर 3, सिंस मदीहा has got contractual right to receive another financial asset that is lucky cement के शेयर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि मदीहा के लिए ये जो 1 महीने बाद इसको शेयर्स मिलेंगे लकी सीमेंट के, ये मदीहा के लिए फाइनेंशियल एसेट है। क्लियर है मदीहा? क्लियर है बच्चा? चलो जबरदस्त जबरदस्त। अब शिजा का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अब शिजा ने पता है क्या पूछा है, मैं जरा बताता हूँ। शिजा ने बोला, हसन मारफानी साहब, यू आर वेलकम। शिजा ने एक सवाल किया कि हसन मारफानी साहब एक बात बताएं, प्रीपेड रेंट, मैंने आपसे एक घर जो है वो किराए पे लिया है। इसका सवाल सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। ये कौन, शिजा ने शायद सवाल किया। हसन मारफानी साहब, मैंने आपसे एक घर किराए पे लिया, रेंट पे लिया, और आपने एडवांस में मुझसे 1 लाख रुपया ले लिया पूरे 1 साल का। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो एडवांस में आपने पे किया है मुझे, क्या, और इसके अगेंस्ट आपको क्या है सर्विस, या आप, मैंने आपको पे किया, शिजा के परस्पेक्टिव से सोचो। शिजा ने मुझे 1 लाख रुपए पे किए, शिजा के परस्पेक्टिव से सोचना, और ये 1 साल तक जो है मेरे घर में किराए पे रहेगी।
तो टेक्निकली शिजा ने जो है एडवांस पे किया है या प्रीपेड है। तो शिजा ने पूछा कि सर ये जो प्रीपेड रेंट है या एडवांस रेंट है ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। शिजा मेरा बच्चा मुझे बताओ, यहाँ जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम्हें ये जो तुमने पे किया है 1 लाख रुपया, तो जाहिर सी बात है मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? ये जो तुमने 1 लाख रुपए दिए हैं इसके अगेंस्ट तुम्हें कैश मिलेगा या इसके अगेंस्ट तुम्हें सर्विसेज मिलेंगी? मुझे बताओ। सर सर्विसेज मिलेंगे, कैश नहीं हाँ तो मुझे, मिलेगा। हाँ मेरी बच्ची, तो मुझे बताओ फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास राइट टू सर्विस होना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है? जी सर। सर ये लिखा हुआ है? मुझे एक और कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे पॉइंट अरे नंबर मैं, सेकंड में था एक एक इक्विटी। एक शिजा शिजा शिजा, पहले मुझे ये बताओ, ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव सर्विसेज है ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, क्या ये तुम्हें क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताओ। यस सर, ये क्लियर हो चलो गया। जबरदस्त, अब दूसरा सवाल करो, करो। सर ये मुझे ना, ये अदर फाइनेंशियल एसेट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पॉइंट नंबर सेकंड की तरह है, जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, हाँ तो बिल्कुल अदर ऐसे, फाइनेंस यही है। यही है ना, यही है, ये लकी सीमेंट की जो एग्जांपल दी वो यही तो थी। जी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। फॉर एग्जांपल तुम मुझे कोई सर्विसेज देती हो, मैं तुम्हें बोलता हूँ शिजा मैं 1 महीने बाद तुम्हें लकी सीमेंट के शेयर्स दूंगा, तो मैं जी टेक्निकली तुम्हें क्या कह रहा हूँ? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। जी सर, अभी क्लियर हो सही है गया ना? बिल्कुल। चलो अच्छी थैंक बात यू है, सर। अच्छी बात। यो वेलकम, यो वेलकम भाई। देखो एक चीज समझो, तुम्हें इधर जो है ना, मैं आया हूँ सिखाने के लिए। और मैं तुम्हें एक बात बोलूँ कि यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरा एक तो 12 शायद कराची के अंदर वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से एक्सपीरियंस फैकल्टी हूँ मैं। एक तो इट्स नॉट लाइक कि मैं अपने मुंह मियां मिट्टू, इट्स जस्ट लाइक कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक चीज समझो कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो हमेशा अच्छी बात है कि आपको रावी के बारे में पता हो कि जो रिवायत कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। सही है? तो देखो, और शायद मैं तो ये बोलूंगा, एक तो मेरा तजुर्बा, और दूसरी चीज ये है कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर चंद एक टीचर्स में से होऊंगा जिसको प्रैक्टिकली ये चीजों को इम्प्लीमेंट करता है और उसके पास जो है एक पढ़ाने का भी तजुर्बा है। तो कहते हैं ना कि वो बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स, एजुकेशन का भी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि मकसद तुम्हें सिखाना है, तो खुदा रहा जितने भी सवालात होते हैं मुझे आगे नहीं बढ़ने देना, तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ। और मैं एक चीज बोलूंगा कि जब तुम इधर से पढ़ के जाओगे, सही है ना, तो इतना ईमान रख लो कि जब तुम 10 बंदों में बैठोगे अपने आपस के दोस्तों में कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें यही होगा कि यार हाँ यार, जिससे हम पढ़ के आए उसने हमें जो है 10 गुना चीजें ज्यादा ही बताई हैं, कम नहीं बताई हैं। और यार एक और चीज FR2 के हवाले से मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना वैसे ही कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। सही है? कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है FR2। सही है, थोड़ा सा टेक्निकल है मगर जूसी एरियाज हैं। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और सवाल से शर्माना नहीं है, जिस तरीके से शिजा सवाल कर रही है, मदिया सवाल कर रही है, अरसलान जवाब दे रहा है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज खुदारा सवाल करो। कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। हैविंग सेड दैट सर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये एक एग्जांपल है फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर, मैं चाहूंगा इस इलस्ट्रेशन को जल्दी से सॉल्व कर लो। मुझे जल्दी से आइडेंटिफाई करके बता दो कि सर कौन सा एसेट फाइनेंशियल एसेट है और कौन सा एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं है। जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। अच्छा यार, ये एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेंगे, उसके ऊपर जो है ना मैं तुम लोगों से ये हैंडआउट्स वगैरह सब शेयर कर लूंगा। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे प्लीज। चलो मैं तुम्हारा टेम्पो बनाने के लिए मैं पहले करवाता हूँ। डिस्कस वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट्स। जल्दी से बताओ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन में आएगा? जल्दी से बताओ, क्या इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट है? जल्दी से बताओ। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ना वो कैश है, ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ना ये कैश है, ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है इसमें। क्या आपको कैश मिलेगा? नहीं सर, बेचेंगे तो कैश मिलेगा ना। हाँ तो मेरे बच्चों बेचेंगे, एक मिनट, ये कोई, मैं बच्चों को ऐड कर लूं। सर सवाल ये पैदा होता है, सर ये इन्वेंट्री जो है ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है। अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, या आपको जो है किसी और कंपनी के शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन्वेंट्री इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। जल्दी से बताओ, अकाउंट डेटर्स क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? बताओ यस जल्दी सर। जल्दी। यस, जबरदस्त, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। बिल्कुल जबरदस्त। कैश फाइनेंशियल एसेट है, यस, डेफिनेशन यस खुद सर। बोल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? नो सर।
ये नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है कि आपको कैश मिलेगा। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? नो सर। हाँ, ये वही वाली तुम्हारी वाली एग्जांपल। सर प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर मैं मानता हूँ आप एडवांस में पैसे देते हो, मगर प्रीपेड के अगेंस्ट आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट सर्विसेज लेने का होता है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कैश लेने का नहीं होता। ये तो अजीब सी बात हो जाएगी सर कि अगर पैसे दे के फिर वापस पैसे लेने का बोल रहे हो, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना कि भाई पैसे दिए क्यों थे जब पैसे ही वापस लेने थे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। चलो जबरदस्त। अब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा यार ये मैं तुम लोगों से नोट शेयर कर दूंगा, एक्चुअली ये कमेंट्री है कि फाइनेंशियल एसेट जो है क्या कहते हैं, ये क्यों नहीं है, ये जो हम लोगों ने ABCD अभी सॉल्व किया है ना, तो ये उसकी एक्चुअली कमेंट्री है, सॉल्यूशन है, ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब सर हम वापस से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पर आते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। तो सर अल्लाह का शुक्र है हमें फाइनेंशियल एसेट समझ में आ गया। अब हम समझते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। भाई देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटी कुछ नहीं है, फाइनेंशियल एसेट का रेप्लिका है। फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है, इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मदिया से कुर्सी खरीदी थी ना, अब मेरे पर्सपेक्टिव से सोचना जिसने पैसे देने, अब मैं मदिया को बोलता हूं मैं तुम्हें 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा कैश में, तो आई हैव गॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो ऑब्वियसली इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब मैं मदिया को बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लकी सीमेंट के शेयर्स दूंगा और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। तो अगर तो मैंने किसी से वादा किया हुआ है कि मैं उसे कैश दूंगा या फिर कोई और कंपनी के शेयर्स दूंगा, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जल्दी से बताओ बच्चों, ये तुमसे तुम्हारे लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आईकेप का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे बताओ, मैं मदिया से कुर्सी खरीदता हूँ और मदिया को बोलता हूँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा। जल्दी से बताओ, अगर मैं मदिया को बोलता हूँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, तो क्या ये मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है? नो बताओ, सर। जल्दी से अनदर बताओ। फाइनेंशियल एसेट टू हाँ अनदर हाँ, एंटिटी। बिल्कुल। अगर मैं मदिया को बोलता हूँ कि मदिया मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, तो टेक्निकली ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 मिनट बच्चों, हाँ काशिफ बोल। ओके 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 ओके। तो सर याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तो आपने वादा किया है किसी से कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स दोगे, तो ये इक्विटी कहलाएगी। अगर आपने वादा किया है कि आप किसी और कंपनी के शेयर्स दोगे, तो ये फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी। ये लिख लो, मंजन भाई मारफानी के नाम से लिख लो कहीं। मैं तुम्हें, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं कि यार मैं जो है ना तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या की नोट्स, या जिसको देसी जबान में मंजन बोल लो, वो लिखवाऊंगा, जो तुम्हें जिंदगी भर और पेपर से पहले काम आएंगे। ठीक है ना? तो आखिर के 10 पेजेस बना लो, उसके अंदर ये जो नोट्स होते हैं ना, की पॉइंट्स, ये अपने पास जॉट डाउन कर लेना। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सर अगर तुमने किसी से वादा किया है कि तुम किसी और कंपनी के शेयर्स होंगे, तो ये तुम्हारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मगर अगर तुमने वादा किया है कि तुम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करोगे, तो ये फिर तुम्हारे लिए इक्विटी, ये शेयर कैपिटल है। ये ऐसा ही हो गया कि तुमने किसी से माल खरीदा और उसको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। अच्छा सर, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेरिवेटिव लायबिलिटी। डेरिवेटिव लायबिलिटी अभी हमने एसेट के अंदर पढ़ा था कि सर आपने अगर लेट से फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप 170 रुपए में बाय करोगे, अब मार्केट में प्राइस जो हो जाती है 160, तो सर टेक्निकली आपको कितने का लॉस है? 10 रुपए का लॉस है। तो ये 10 रुपए का लॉस जो है ये कहलाती है डेरिवेटिव लायबिलिटी। ठीक है, एक तरफ आपका लॉस क्रिएट होगा और दूसरी तरफ डेरिवेटिव लायबिलिटी। अलबत्ता ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज के तहत कोई सवाल किसी के दिमाग में, कोई कीड़े फाइनेंशियल लायबिलिटी के हवाले से, कोई भी सवाल प्लीज, कोई भी सवाल जल्दी से। फाइनेंशियल लायबिलिटी के हवाले से कोई सवाल? अच्छा सर, फिर ये एक इलस्ट्रेशन है, चलो नहीं ये सवाल आगे बढ़ते हैं। सर ये एक इलस्ट्रेशन है, मैं चाहूंगा अटेम्प्ट करें। डिस्कस वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अब हमें बताना है फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है। क्रेडिटर्स, आपने जिनसे उधार लिया, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स, यस सर। क्यों? यू हैव गॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, यस इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। कंपल्सरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? कंपल्सरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है?
सर रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? वो शेयर्स जो आपने वापस रिडीम करना है, यानी पेमेंट करनी है। यस सर, कंपल्सरीली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। बच्चों इधर मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ सर यहाँ लिखा हुआ होता रिडीमेबल है, सर व्हाट रिडीमेबल इफ, प्रेफरेंस शेयर्स का बता दें थोड़ा। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो मेरा बच्चा, याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स ना दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इरिडीमेबल, एक होते हैं रिडीमेबल, और एक होते हैं इरिडीमेबल। सर होता ये है, रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि आपने पैसे वापस करने हैं। मुझे लेट से पैसे चाहिए थे, फाइनेंस चाहिए था, तो मैंने जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। सही है। अब प्रेफरेंस शेयर्स देखो, जब मुझे जाहिर सी बात है मैंने इशू किए, मुझे पैसे मिल गए, तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये पैसे कभी वापस करने हैं या नहीं करने। तो अगर तो पैसे वापस करने हैं ना आपको, तो होगा क्या, आप पैसे वापस करोगे और प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लोगे। तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल तो गए अभी, मगर बाद में वापस करना है, तो वो कहलाते हैं रिडीमेबल। और वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल गए मगर आपने वो पैसे वापस नहीं करने, प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होंगे। सही है, इरिडीमेबल। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो है कहलाते हैं इरिडीमेबल। अब सर सवाल ये सर पैदा होता है, हाँ इररिडीमेबल वो शेयर कैपिटल की तरह है, क्योंकि वो भी तो हाँ ऐसे। बिल्कुल, देखो एक चीज समझो। सर सवाल ये पैदा होता है, रिडीमेबल के अंदर आपको पैसे वापस करने होते हैं, और इरिडीमेबल के अंदर आपने अगर फाइनेंस रेस किया है तो आपको पैसे वापस नहीं करने होते हैं। अच्छा सर, अब आप बताएं प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल हो तो वो लायबिलिटी है या इक्विटी है? अच्छा बच्चों सबको छोड़ो, ये समझाने से पहले मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी में भी तुम्हारे पास पैसा आता है, इक्विटी में भी पैसा आता है, ये तो मानते हो ना? याद रखो बिजनेस को दो तरीकों से पैसा मिल सकता है, फाइनेंस मिल सकता है। बिजनेस को दो तरीकों से फाइनेंस मिल सकता है, याद रखना, या तो लायबिलिटी की फॉर्म में या फिर इक्विटी की फॉर्म में। या तो बिजनेस किसी और से थर्ड बंदे से मांग के लाएगा तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कहलाएगी, या फिर ओनर्स पैसा लगाएंगे तो वो बिजनेस की इक्विटी कहलाएगी। ऐसा ही है ना, या कोई और चीज भी है? ऐसा ही है ना बच्चों, बिजनेस को दो तरीकों से पैसा मिल सकता है, या तो लायबिलिटी की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म में। मुझे बताओ बिजनेस को कोई भी फाइनेंस मिल रहा है, आप कैसे उसको बाइफरकेट करोगे कि वो लायबिलिटी या इक्विटी है? जल्दी से बताओ। सर अगर बिजनेस को पैसा मिल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो लायबिलिटी या इक्विटी है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर जो शेयर होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किए वो शेयर कैपिटल है, और जो बाहर नहीं, से। मैं अच्छा आसान ही चीज बता देता हूँ। आसान सा एक तो मैं हर मंजन बताऊं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक आसान सा नोट बता दूं? जी सर। सर याद रख लो, जो पैसा तुम्हें वापस करना है ना, ईमान रख लो वो लायबिलिटी। जो पैसा तुम्हें रिडीम करना है ना, ईमान रख लो वो, जो पैसा तुम्हें रीपे करना है, ईमान रख लो वो लायबिलिटी। और जो पैसा तुम्हें रीपे नहीं करना, ईमान रख लो वो तुम्हारी इक्विटी है या शेयर कैपिटल है। याद रख लो सर, जो पैसा, जो फाइनेंस तुम्हें रीपे नहीं करना वो तुम्हारे लिए इक्विटी है, और जो पैसा तुम्हें फर्ज है वापस देना है वो तुम्हारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ये आसान सा तुम्हें फर्क बता रहा हूँ। अब सर जल्दी से बताओ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर पैसा वापस करना होता है या नहीं करना होता? जल्दी से बताओ। सर ये चीज़ नहीं क्लियर हुई कि आपने बताया कि इररिडीमेबल में भी पैसा वापस नहीं करना होता, नहीं, तो इररिडीमेबल और शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है? अच्छा सर, इरिडीमेबल और शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है? देखो मेरा बच्चा, एक्चुअली ये जो शेयर कैपिटल है ना वो दो किस्म का होता है। सही है, बल्कि मैंने यहाँ बनाया हुआ भी होगा, रुक जाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। यानी एक्चुअली आई थॉट कि ये ईपीएस में तुम लोग पढ़ के आए होगे, ये बड़ी बेसिक सी चीज है। सही है, मगर फिर भी इस बच्ची ने पूछा है, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं ये अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे पास ये चीजें जो है ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ बच्चा, इससे इंशाल्लाह जो है ना तुम्हें बहुत आफाका होगा। सही है। ये सर पढ़ा अब लेकिन भूल गए अभी सब, तो इसलिए कोई मसला थोड़ा। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है वन नोट की? जी सर। चलो अच्छी बात है।
सर टाइप्स ऑफ शेयर्स या शेयर होल्डर्स नजर आ रहा है? जी सर। इस बच्ची ने पूछा शिजा ने कि सर शेयर कैपिटल और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होता है? तुम ऐसे ही समझ लो शिजा कि ये वही फर्क होता है आम आवाम और वीआईपी। दो किस्म के शेयर्स होते हैं, याद रखो, कंपनी दो किस्म के शेयर्स इशू करती है, एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सर ऑर्डिनरी शेयर्स तुम समझ लो, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदार, कंपनी में हिस्सेदार कितने। अब दो किस्म के हिस्सेदार होते हैं, एक आम किस्म के हिस्सेदार होते हैं आम आवाम, और जैसे मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, और एक होते हैं वीआईपी, वीआईपी हिस्सेदार। सर फर्क क्या होता है दोनों में? एज द नेम सजेस्ट के एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं प्रेफर्ड, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसको बच्चों को मैं ऐसे समझा वाली चीजें अछूत और बराबर। ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वो एक तरीके से जो है ना एक आम आवाम किस्म के, उनके कोई जो है ना राइट्स होते हैं मगर नॉर्मल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इनको प्रोटोकॉल, सही है। फायदा क्या है इसका? टैक्स बनाने का फायदा क्या है? यानी दो करीब ये वही वाली चीजें देखो यार, अगर हम कंपनी बना रहे हैं, सर वॉइस डिस्टॉर्शन हो मैं रही सिर्फ है। तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ। अब सही है, अब बेहतर है। सर वॉइस आपके कंफर्म कर लें तो। बेहतर है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी सर अभी क्लियर आ रही बल्कि एक मिनट रुको, मैं जरा अपनी जगह चेंज करता हूँ। अब सही है आवाज मेरी? जी सर अब क्लियर है आवाज। चलो अच्छी बात है। सर याद रखो कंपनी दो किस्म के शेयर्स इशू कर सकती है, या तो ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस। सर कंपनी क्यों ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस दो अलग अलग जो है वो क्यों शेयर्स इशू करेगी, इसकी मैं तुम्हें जो है वो लॉजिक इस तरीके से बता देता हूँ कि लेट से हम लोग जो है 15-20 लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की। अब कोई गरीब था, किसी के पास बहुत सारे पैसे थे। अब तुम्हें पता है ना, हमेशा इंसानी फितरत है, इंसान को ना हमेशा जो है वो डिफरेंस या डिस्टिंग्विश जो है, अल्लाह ताला ने ये फितरत बनाई है कि इंसान जितना ज्यादा अमीर होता है ना, ठीक है, एक नॉर्मली फितरत है कि उसके अंदर एक अना का आंसर आ जाता है, ईगो का आंसर आ जाता है। अब लेट से शिजा जो है ना वो हम सब में जो है वो सबसे ज्यादा पैसे वाली थी। अब हम लोग जो है वो थोड़े थोड़े जो है थोड़े थोड़े पैसे लिए हुए थे। तो शिजा ने बोला कि यार मैं ऑर्डिनरी कैटेगरी में क्यों हूँ, मेरे पास तो पैसा ज्यादा है, मैं पैसे ज्यादा लगाऊंगा तो जो है मुझे तो हिस्सेदारी भी ज्यादा मिले और मेरे जो राइट्स हो वो भी ज्यादा हो। अब जाहिर सी बात है कंपनी को पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या किया, शिजा को एक तरीके से जो है वो अकोमोडेट करने के लिए कंपनी ने बोला अच्छा शिजा, हम आपके लिए एक काम करते हैं, एक अलग से शेयर की कैटेगरी बना देते हैं जो प्रेफर्ड होगी, उसमें आपके राइट्स ज्यादा होंगे, तो वो शेयर्स कहलाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो बाकी लोग जो है वो नाराज हो गए कि सर ऐसा क्या, शिजा जो है उसको प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे हैं और हमें ऑर्डिनरी शेयर्स। तो कंपनी ने इस पर बोला कि भाई देखो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो है ना शिजा को पैसे भी ज्यादा डालने पड़ेंगे। अगर ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए का होता है तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 रुपए का होता है। तो सर पहले तो तुम ये समझ लो कि कंपनी शेयर कैपिटल की टाइप्स क्यों निकालती है, ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्यों है, ताकि हर किस्म के हिस्सेदारों को अकोमोडेट कर सकें। अब सर फर्क क्या होता है दोनों में? सर ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं उनका राइट सबसे लोवेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा सर याद रखो ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इरिडीमेबल होते हैं। इरिडीमेबल का मतलब यह है क्या है कि सर ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इक्विटी कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएंगे, हमेशा इक्विटी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वो कभी वापस करने ही नहीं है उसके अगेंस्ट पैसे। अलबत्ता जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो दो किस्म के, एक तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि कैपिटल या इक्विटी कहलाते हैं, और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो लायबिलिटी कहलाते हैं। सही है बच्चों, अब फर्क पता चल गया शिजा बच्चा? जी सर। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तस्वीर लेके ना ग्रुप पे डाल दो। अच्छा यार मैं ये बोलूंगा एक हम लोगों का ग्रुप बना लो, सही है, जल्दी से, और उसमें मुझे ऐड भी कर दो शिजा, बल्कि तुम एक काम करो, तुम एडमिन बन जाओ और मुझे ऐड कर दो उसमें। और बाकी बच्चों एक काम, बल्कि एक काम करो, जी सर। आ, ये एक मिनट रुको, सर आपका नंबर नहीं है। रुको, सब्र करो।
अच्छा, बाकी बच्चे जो है ना, एक काम करें कि मुझे जो है ना इस नंबर पे मैसेज कर दें। शिजा, तुम ग्रुप बना के मुझे ऐड कर लो और मुझे भी एडमिन बना दो। बाकी बच्चे जो हैं, क्या जी कहते सर। हैं, मुझे मैसेज करें इस नंबर पर, तो मैं आप लोगों को जो है अभी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहां मैं आप लोगों से सॉफ्ट में चीजें शेयर करता रहूंगा। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा इसकी तस्वीर लेके जरा ग्रुप पे डाल दे प्लीज। अब आगे बढ़े हम लोग। अगर तस्वीर ले लियो तो आगे बढ़े। जी सर। चलो, अच्छी बात है। सर वाइंडिंग अप में जब कंपनी बंद हो रही होती है लिक्विडेशन में, तो हम्म। तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में उनको प्रेफरेंस दी जाती है। वोटिंग में भी। और जी सर। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, वारंटी ऑब्लिगेशन इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी? जल्दी से बताओ, वारंटी ऑब्लिगेशन, वारंटी ऑब्लिगेशन जल्दी से बताओ, इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी? जल्दी से बताओ। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। नहीं, नो, नो सर, मैं बता देता हूँ। वारंटी ऑब्लिगेशन होती क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को माल बेचा और आपने उसको वारंटी दी कि भाई जो है, अगर माल में कोई खराबी निकली तो मैं पैसे वापस मुझसे ले लेना। या कुछ लोग ऐसे वारंटी देते हैं कि अगर माल में खराबी निकली तो जो है मैं आपको रिपेयर कर दूंगा या एक्सचेंज कर दूंगा। तो सर, यस सर। वारंटी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। अगर तो आपने वादा किया है कि यार आप जो है पैसे वापस करोगे अगर माल खराब निकला, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। और अगर आपने वादा किया है कि आप सर्विस करके दोगे, एक्सचेंज करके दोगे, तो ये नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो वारंटी ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है और नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपने वादा क्या किया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। जी सर। बैंक लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? जल्दी से बताओ। यस सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यस, प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। जबरदस्त। फाइनेंशियल लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बैंक लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिल्कुल। करंट टैक्स पेएबल, करंट टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? करंट टैक्स पेएबल, यस सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी। नहीं, करंट टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, टैक्स किसको पे करना होता है ये बताओ, टैक्स किसको पे करना होता है? टैक्स पेयर को। नहीं ना बच्चा, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, गवर्नमेंट हाँ को, जी, एफबीआर। एफबीआर को। जी अच्छा सर, मुझे एफबीआर बताओ, को। एफबीआर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि टैक्स पे करोगे? एफबीआर से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारा? नो सर। नो। करंट टैक्स पेएबल, टैक्स याद रखो, इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मैं मानता हूं टैक्स तुम्हें पे करना है, मगर इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो करंट टैक्स पेएबल जो है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्लियर है बच्चों? करंट टैक्स पेएबल क्यों आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि टैक्स जो है वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ गवर्नमेंट के साथ आपका। यस सर, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, हाँ, इसलिए। जी सर। सही है सर। तो ये क्वेश्चन था, अगर किसी को रीड करना है तो ये इसकी कमेंट्री है, वो रीड कर सकता है। जल्दी से रीड कर लो शाबाश, ताकि तुम्हें पता चल जाए। ये मैं तुमसे शेयर भी कर लूंगा, नो नीड टू वरी। पढ़ लिया हो तो आगे बढ़े। ये उसका सॉल्यूशंस हैं, ताकि तुम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज समझ में नहीं आए तो क्लियर हो जाए। आगे बढ़े बच्चों। जी सर। अच्छा सर, तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लिया, फाइनेंशियल एसेट भी पढ़ लिया और फाइनेंशियल लायबिलिटी भी पढ़ ली। अब जरा इसको देखेंगे। वो कौन सी शीट थी जिसमें IFRS 9 आ रहा था, कोई मुझे बताएगा? वो कौन सी शीट थी जिसमें IFRS 9 आ रहा था, कोई मुझे बताएगा अगर तुम्हें याद हो?
शीट नंबर याद है किसी को? किसी को याद है वो कौन सी शीट थी? सर किसी को याद आ रहा है अभी हम लोगों ने कौन सी शीट खोली हुई थी? नो सर। एक मिनट रुको, हाँ मैं जरा खोलता हूँ। पता नहीं यार कहाँ चला गया ये। खैर, आखिरी ट्राई कर लेते हैं वरना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, तो ये जरा एक एग्जांपल समझ लो। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो बच्चों, इधर या चले गए? सर जी फाइनेंशियल सर, आपके इंस्ट्रूमेंट साथ। जो है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मदिया को पैसों की जरूरत थी, मैंने मदिया को 1 लाख रुपए का लोन दिया। मुझे बताओ मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। तो मेरा फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं मदिया को लोन दे रहा हूं, तो मेरे लिए क्या क्रिएट होगा? रिसीवेबल, फाइनेंशियल एसेट डेबिट। और मदिया के लिए क्या क्रिएट होगा? पेएबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और अगर लेट्स से मदिया जो है वो अपनी कंपनी के शेयर्स में मुझे इशू कर रही है, तो क्या क्रिएट होगी? इक्विटी। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसकी एग्जांपल, मैंने मदिया को लोन दिया। अब मेरे लिए वो जो लोन है वो लोन रिसीवेबल है, और मदिया के लिए वो जो लोन है वो लोन पेएबल है। और हम दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा मुझे बताओ, मैं एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? मैं एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ, क्या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? जल्दी से बताओ।
जी सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और जिसके अंदर की है उसके लिए क्या है, इक्विटी है। क्यों? क्योंकि उसका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। अगर मैं किसी को लोन देता हूँ, तो उस बंदे के दरमियान जिसको मैं लोन दे रहा हूँ और मेरे दरमियान, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? जल्दी से बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा? यस, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर जिसको मैं लोन दे रहा हूं तो मेरे लिए लोन रिसीवेबल है, फाइनेंशियल एसेट, और उसके लिए लोन पेएबल है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब सर देखो, जिस तरीके से एसेट्स की क्लासिफिकेशन होती है करंट और नॉन करंट, इसी तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स की भी क्लासिफिकेशंस हैं। सही है ना? क्या आपको क्लासिफाई किस तरीके से करना है? सर ये स्टैंडर्ड ने जो है क्लासिफिकेशन जो है वो डिसाइड की है डिपेंडिंग ऑन द योर इंटेंशन। तो याद रखो, फाइनेंशियल एसेट तीन तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है। तीन तरीकों से फाइनेंशियल एसेट क्लासिफाई हो सकता है। पहले हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझा, फिर हमने फाइनेंशियल एसेट को समझा, फिर हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी को समझा। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर फाइनेंशियल एसेट को कितने तरीकों से कंपनी क्लासिफाई कर सकती है। तो याद रखो, फाइनेंशियल एसेट तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सर क्या मतलब? याद रखो, फाइनेंशियल एसेट को आप क्लासिफाई कर सकते हो एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसका क्या मतलब है? सर आप अपने फाइनेंशियल एसेट को रखोगे फेयर वैल्यू पे, और जो भी तुम्हारा गेन या लॉस आएगा उसको पीएनएल में चार्ज करोगे। या आप चाहो तो फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे भी रख सकते हो। क्या मतलब? आप फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे रखोगे और जो भी चेंज आएगा उसको ओसीआई में चार्ज करोगे। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एसेट को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख सकते हो। सर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? फिलहाल तुम समझो ये कॉस्ट ही होती है। अगली क्लास में इंशाल्लाह जब तुम लोग थोड़े दिमागी तौर पे बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सर फाइनेंशियल एसेट कितने तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है? तीन तरीकों से। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख सकते हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, या फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखना है, या कब हमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है, या कब हमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है? तो मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला गम मेरा है। पहले तो हमने सर पढ़ा कि फाइनेंशियल एसेट जो है कितने तरीकों से जो है वो क्लासिफाई। शिजा बच्चा, आपने ग्रुप बना लेना है, ग्रुप बना लो तो मुझे ऐड कर दो ताकि मैं बाकी बच्चों को ज्वाइन कर सकूं। बाकी जी बच्चे जो सर। मैंने नंबर शेयर किया उसमें मुझे मैसेज कर दें। बाकी बच्चे मुझे जो मैंने नंबर शेयर किया उसमें मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप पे ऐड कर दूं। ठीक है? सर क्लास के बाद बना दो। अभी मैं क्लास बीच में। में 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, मैं 5 मिनट का बीच में ब्रेक दूंगा, तो जो है उसमें बना लेना। ठीक है? ठीक है तो सर जी सर, हमने जो है ठीक है। क्या पढ़ा? फाइनेंशियल एसेट जो है, फाइनेंशियल एसेट तीन तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख सकते हो आप, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। अब सर कब रखेंगे ये हम लोग पढ़ते हैं, मगर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं जब तक नमाज पढ़ लूँ तो नमाज के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? तो सर जो है मैं वापस से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं, तुम कहीं लिख लो, इस दफा ये 8 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है ना? और अगर ये 8 मार्क्स का नहीं आएगा तो ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि ये एक बड़े सवाल का हिस्सा बन के आता है, एक एडजस्टमेंट बन के आ जाएगी जिसकी 6 से 7 मार्क्स की वेटेज होगी। तो सर हम इसको जो है आके जो है मैं नमाज से पढ़ के आता हूँ, 5 मिनट बाद हम लोग फिर आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।
अच्छा सर, वंस अगेन खुश आमदीद। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो हम लोग स्टार्ट करें सर क्विकली। सर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, हम लोगों ने बात की कि फाइनेंशियल एसेट को जो है आप तीन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हो। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख सकते हो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, या फिर जो है आप अमोटाइज कॉस्ट पे रख सकते हो। अच्छा सर, अब हम समझ लेते हैं कि कब हम फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, और कब अमोटाइज कॉस्ट पे रखेंगे। अच्छा सर, ये समझने से पहले जरा मुझे ये बताओ तुम लोग कि सर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने तरीकों से कर सकते हो। कोई मुझे बता सकता है कि आप किसी भी कंपनी में कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो? कोई मुझे बता सकता है? सर, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कंपनी में तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो? तीन। कौन कौन से तरीके हैं तीन? जरा मुझे बताएगा कोई? मदिया, तीन तरीके कौन कौन से हैं? मुझे बताओगे? नहीं 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 नहीं, मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ। देखो, याद रखो, याद रखो, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दो तरीकों से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, या दूसरी जबान में फाइनेंशियल एसेट। याद रखो, दो फॉर्म्स में हो सकता है। या तो डेट की फॉर्म में, जिसको कुछ बच्चे डेब्ट बोलते हैं, या फिर इक्विटी की फॉर्म में। सर क्या मतलब? सर आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो या एज अ लेंडर आप उसे पैसे दोगे। अगर एज अ लेंडर दे रहे हो तो आप कहोगे आपने डेट में इन्वेस्टमेंट की है। या फिर आप उसके शेयर्स खरीद लोगे, एज एन ओनर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बोलोगे आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है। सर दोनों में फर्क क्या है? सर जो डेट पर इन्वेस्टमेंट होती है ना, डेट इन्वेस्टमेंट, वो एक्चुअली लोन होता है। आपने लोन दिया होता है और लोन के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलता है वो कहलाता है सूद, इंटरेस्ट। और इसी तरीके से जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये कहलाता है आपने लेट से शेयर्स खरीदे और इस पर जो रिटर्न मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड, विच इज अल हलाल। सही है ना? तो याद रखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट दो तरीकों से हो सकता है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, या तो डेट की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म। आपने किसी कंपनी को एज अ लेंडर पैसे दिए हैं तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगी डेट इन्वेस्टमेंट। ये अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगी इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब सर हम क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, और कब अमोटाइज कॉस्ट पे रखेंगे। सही है ना? सही है सर। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, भाई यही दो चीजें हैं ना, अगर हम इन दोनों के बारे में पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल एसेट किस तरीके से क्लासिफाई होगा। इसी तरीके से फिर हम डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखेंगे कि डेट इन्वेस्टमेंट कब यहाँ, कब यहाँ, कब यहाँ होगी, कब यहाँ, कब यहाँ, कब यहाँ होगी। क्लियर है? तो सर आप एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पढ़ते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होगी, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर होगी, और कब अमोटाइज कॉस्ट पर होगी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये आपने शेयर्स खरीदे। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी अमोटाइज कॉस्ट पे नहीं आएगी। अल हराम। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कभी भी अमोटाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई नहीं होगी।
तो पीछे बची कितनी, 2। या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। याद रखो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर आएगी। आपने कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, बाय डिफॉल्ट आप कहाँ इसको डालोगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। अलबत्ता आप चाहो तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं? एंटिटी, सर स्ट्रेटेजिक नेचर का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म। अगर तो ये कंडीशंस हैं तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक नेचर की हो। नंबर 2, इनिशियल डेजिग्नेशन। इनिशियल डेजिग्नेशन का मतलब ये है जिस दिन खरीदोगे उस दिन डिसाइड करना है। नंबर 3, इरिवोकेबल ऑप्शन। इरिवोकेबल ऑप्शन का मतलब ये है एक दफा डिसाइड कर लिया तो दोबारा जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। और नंबर 4, ऑल गेन्स और लॉसेस एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड इनकम shall be charged in OCA। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप 3 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं वापस देखो, फाइनेंशियल एसेट जो है 2 तरीकों का हो सकता है। या तो आपने किसी कंपनी में इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की होगी या डेट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई तीसरी फॉर्म नहीं हो सकती। तो सर हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पढ़ते हैं, फिर डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे होगी, कब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होगी और कब अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी। तो हमने पढ़ा कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रख सकते। सर क्यों नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा रुक जाओ, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अमोर्टाइज कॉस्ट होता क्या है, बताऊंगा होला हाथ रखो। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपने बताया कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रख सकते, तो अब आप बताओ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर कब रखेंगे और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कब रखेंगे। तो याद रखो बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर आएगी। अलबत्ता अलबत्ता कंपनी अगर ये 4 या 5 बातें पूरी कर सकती है तो कंपनी फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना चाहे तो रख ले इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। कंपनी ये प्रूफ कर सके कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, स्ट्रेटेजिक नेचर की है। नंबर 2, डे 1 पे डिसाइड करेगी कंपनी कि मुझे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है। नंबर 3, एक दफा डिसाइड कर लिया तो कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं यार मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे नहीं रख रही, अब मैं पीएनएल पे रखूंगी। नंबर 4, जितने भी गेन्स या लॉसेज होंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के, जितने भी गेन्स या लॉसेज होंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के, वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे, वो हमेशा ओसीआई के थ्रू आउट होंगे। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपकी कब अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई होगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर का अगर फाइनेंशियल एसेट है तो वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आएगा। सर बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर वाला फाइनेंशियल एसेट जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर आएगा। अलबत्ता अगर आप चाहो तो इस इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हो, अगर तो आप ये साबित कर लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है ये लॉन्ग टर्म है, स्ट्रेटेजिक नेचर की है। नंबर 2, आपने डे 1 पे डिसाइड करना होगा, इनिशियली डेजिग्नेट करना होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। नंबर 3, ये जो ऑप्शन होगा डेजिग्नेशन का ये इरिवोकेबल होगा, यानी एक दफा अगर आपने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रख दिया तो दोबारा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं रख सकते। अच्छा, इसी तरीके से जितने भी गेन्स या लॉसेज होंगे उस इन्वेस्टमेंट के, वो कभी भी पीएनएल की शक्ल नहीं देखेंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल प्लीज? कोई भी सवाल? हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो मुझसे, एल्स आगे बढ़े। सर ये थोड़ा मिस हो गया अभी, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कोई प्रोवाइड होगी? सॉरी?
सर ये अभी आपने जो समझाया ना क्लासिफिकेशन हाँ फाइनेंशियल हाँ में, ये हाँ। सर ये थोड़ा मिस हो गया अभी, आपने ब्रेक दिया था ना 5 मिनट का, ओके। तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कोई मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप पे शेयर हो जाएगी ठीक। कल तक, नो नीड ठीक। टू वरी। ठीक है। जी सर। अच्छा सर, तो मैं एक दफा क्विकली रिपीट भी कर देता हूँ सर। हम लोगों ने ब्रेक से आने के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि सर फाइनेंशियल एसेट कितने तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है। तो हमने पढ़ा 3 तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है: फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा कि सर फाइनेंशियल एसेट जो है वो कितने तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितने तरीकों का फाइनेंशियल एसेट हो सकता है? 2 तरीकों का हो सकता है, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर डेट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा सर, ये क्लासिफिकेशन जो है ना, हम इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट के तरीके से हम पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर का है तो कब वो अमोर्टाइज कॉस्ट में होगा, कब वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में होगा और कब वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में होगा। तो इसमें हमने पढ़ा कि सर अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर का फाइनेंशियल एसेट है तो वो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखा जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर का अगर तो फाइनेंशियल एसेट है तो याद रखो, बाय डिफॉल्ट वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखा जाएगा। अलबत्ता अलबत्ता कंपनी चाहे तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर रख सकती है, अगर तो कंपनी ये डिसाइड कर सके या प्रूफ कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म नेचर की है। नंबर 2, ये इररिवोकेबल ऑप्शन होगा। नंबर 3, ये डे 1 पे डेजिग्नेट करना होगा कंपनी को। नंबर 4, जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? सर ये जो आगे आपने बढ़े। बोला डे 1 में डेजिग्नेट होगा, इससे क्या मुराद है? ये डे चीज 1 का बता मतलब दें। ये, आप जिस दिन खरीद रहे हो ना उसी दिन आपने डिसाइड करना होगा कि कहाँ डालना है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। ठीक है सर। डे 1 पे डिसाइड करना होगा। आज आपने खरीदा, खरीदते वक्त आपने सोचना होगा कि भाई इसको मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखूंगा या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ठीक है। अच्छा सर, अब एक काम करो सर, आप मुझे बताओ, आप कहीं भी कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, जरा लॉजिकली सोचो, तो आप कुछ इनकर कर रहे होते हो, वो कहलाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पता है क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी को पता है क्या होती है? सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पता है क्या होती है? सर जो डायरेक्टली लिंक विद ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताओ, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है कि आजकल के ज़माने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजैक्शन को इनकर करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं शेयर्स वगैरह में कभी कभी काम करता हूं, तो अगर लेट से मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ 100 रुपए के, तो मुझसे ब्रोकरेज चार्ज होगा 2 रुपए का। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितने की हो रही है? 2 रुपए की। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो कोई भी अमाउंट की और साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कर रहे हो इनकर, तो क्या वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी या नहीं? लेट से मैं बोलता हूँ मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है, उसकी परचेज प्राइस है से 100 रुपया, और इसको खरीदने के लिए मैंने ब्रोकरेज पे किया, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो पे की है मैंने 2 रुपए की। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट को बुक करूं 102 से या इन्वेस्टमेंट को बुक करूं 100 से? तो सर याद रखो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के केस में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के केस में एक्सपेंस आउट करोगे। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए? सर आपको पता है 3 किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं: फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, अमोर्टाइज कॉस्ट। जल्दी से बताओ, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैं क्या करूंगा? जल्दी से बताओ सर। अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में तो आप जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे कभी आ ही नहीं सकती।
याद रखो फेयर वैल्यू अगर थ्रू ओसीआई पे आप इन्वेस्टमेंट को रख रहे हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने से बुक करोगे, 102 से, सही है। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप क्या करोगे, एक्सपेंस आउट। एक्सपेंस आउट। मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने से बुक करोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने से बुक करोगे, 100 रुपए से। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल बच्चों, कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। सर ये मुझे क्लियर नहीं है कि इक्विटी इसमें आपने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इसमें एमोटाइज कॉस्ट वाली कैटेगरी क्यों नहीं एप्लीकेबल? हाँ, ये इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में डेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे ना, वहां मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा। ये सवाल उधार रहा, जब हम डेट इन्वेस्टमेंट पढ़ लेंगे ना तो वहां मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा बाकायदा स्टैंडर्ड से। ठीक है, अभी अभी ईमान रख लो मुझ पे, सही है कि ओके जो सर। सर हसन पढ़ा रहे हैं वैसा ही है, इसकी लॉजिक मेरे ऊपर उधार रही। आगे बढ़े। जी सर। सर अभी तक हम लोगों ने 4-5 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है, फिर हमने पढ़ा कि सर फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि सर फाइनेंशियल एसेट कितने तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है, तो पता चला फाइनेंशियल एसेट 3 तरीकों से क्लासिफाई हो सकता है। फिर हमें पता चला कि सर वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं, या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फिर हमने ये देखा कि सर फाइनेंशियल एसेट जो है वो कितने तरीकों का हो सकता है, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट या डेट इन्वेस्टमेंट। तो सर हमने देख लिया कि अगर तो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर का है तो कब वो तीनों में से कौन सी क्लासिफिकेशन में जाएगा। तो हमें पता चला कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है अगर फाइनेंशियल एसेट, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे तो कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय डिफॉल्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेचर वाला फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाएगा। अलबत्ता 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 अगर एंटिटी ये 5 बातें पूरी कर लेती है तो एंटिटी चाहे तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेगी। नंबर 1, ये एंटिटी अगर ये जस्टिफाई कर दे कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नेचर की है। नंबर 2, एंटिटी डे 1 पे डेजिग्नेट करेगी। डे 1 का मतलब ये डे 1 पे कंपनी को डिसाइड करना होगा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखना है या कहाँ रखना है। नंबर 3, ये ऑप्शन इरिवोकेबल होगा। जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे सिवाय डिविडेंड इनकम के वो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएंगे। अच्छा सर, फिर हमने पढ़ा कि सर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की परचेज से रिलेटेड तो उसका क्या करोगे। तो हमने पढ़ लिया कि सर अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पर रखेंगे तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखेंगे तो उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? एक सवाल कर लें, एक सवाल कर लें। यस सर। चलो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से ये सवाल करो और मुझे इसका आंसर बताओ। शाबाश। सर सॉल्व करेंगे, नजर आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा यार, मैं वापस से रिपीट करूंगा, मुझे जल्दी से जो है बच्चों मैसेज कर दो, मैंने नंबर अपना शेयर किया हुआ था ताकि मैं तुम लोगों को ग्रुप पे ऐड कर दूं। अब्दुल रहीम, मैंने तुम्हें लिंक शेयर कर दिया है बच्चा। मदिया आपको भी लिंक शेयर कर दिया है। सर ये सवाल सॉल्व कर रहे हो आप लोग? आदिल बच्चा वालेकुम सलाम, तुम्हें भी ऐड कर दिया है।
अच्छा, उमेर ने रिक्वेस्ट की है कि सर नंबर दोबारा लिख दें, मैं दोबारा लिख देता हूँ, उमेर मुन्ना। मोहसिस तारिफ, आपके मतलूबा नंबर। सर मैं करवाऊँ या आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो? सर इसमें क्वेश्चन में कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ये नहीं समझ आ रहा। इसमें कितने सारे डेट्स की फेयर वैल्यू दी है? हाँ बच्चा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बच्चा? सर वो मैं ये पूछ रही थी कि इसमें कितने सारी डेट्स की फेयर वैल्यू दी है, तो लेकिन मुझे ट्रांजैक्शन जैसे ठीक है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल किस दिन मैं रिकॉर्ड करूंगी, तो हर 30 डेट, जितनी भी जून डेट्स की। थी, जितनी डेट्स थी, सर 31 मार्च पे भी, 30 जून पे भी, 30 सितंबर पे भी, 30 नवंबर पे। इन सब पर मैं रिकॉर्ड करूँ फिर? जी, हर डेट पे फेयर वैल्यू का जो भी चेंज होगा वो रिकॉर्ड करो। चेन रिकॉर्ड करूँ, ठीक है सर। सॉल्व करो, शाबाश, सॉल्व करो जल्दी जल्दी।
बच्चों मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? तुम लोग घर से ट्राई करना, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको करवाऊंगा ताकि ओवरडोज ना हो, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं, तुम लोगों को फिक्स टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा विद इन इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक्स और 1 वीक। तो जो भी होगा तो इंशाल्लाह ग्रुप पे इन टच रहेंगे, मैं तुम लोगों से नोट्स वगैरह भी जो है वो शेयर करता रहूंगा। तो अभी भले जो है ऑफ ले लो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बच्चों? चलो ओके, अल्लाह हाफिज। बस ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आना, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आना। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी 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 जी, बोलो बच्चा। सर आपने जो भी आज समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, लेकिन ना आप काफी स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो इतना काफी ना अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा आज आपने काफी पढ़ा दिया सर, समझ सब कुछ अच्छा। आया सर, लेकिन हाँ ना हाँ। फिर मसला होता है क्योंकि आप काफी तेजी से, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा स्लो, मतलब आराम से समझा दिया करें। अच्छा, यानी आप ये बोल रहे हो कि गाड़ी जो है वो चौथे गियर की जगह पहली गियर में जाए? न सर, मतलब आपने कोई चीज समझाते हैं ना, थोड़ा शायद मुझे लग रहा है कि आप काफी फास्ट तरीके से ना समझा रहे हैं। समझ सर आ रहा है, लेकिन थोड़ा अगर आप कोई थोड़ा सा मसला नहीं, और कोई मसला नहीं है। सर। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आप ये चाह रहे हो कि चौथे गियर की जगह पहले गियर में गाड़ी चलाए, ऐसा है ना? जी सर, पहले दूसरे तीसरे खेल बस पे भी, लेकिन ना अभी बस सही शायद है, ठीक मुझे। है। ठीक है सर। डन हो गया, कोई मसला नहीं है मेरा बच्चा, नो नीड टू वरी। सर अच्छा हुआ तुमने मुझे स्टार्टिंग में बताया। क्योंकि आप काफी तेजी से ना बोलते हैं, तो समझाते भी आप ऐसे ही हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा हमें हो रहा था समझ बट सर, डन हो गया, लेकिन बहुत डन हो गया अच्छा है मेरा। जी। ओके सर, बट थैंक यू डन हो सर। गया, डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलो ओके, ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।